हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द वुंड हीलिंग प्रोसेस कि एक जो वुंड हो रखा है, कोई घाव हो रखा है, वो कैसे वापस हील होता है, कैसे वापस पूरा भरता है, उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल एंड केमिकल साइंस एंड कंप्लीट मैट्रिक्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। मतलब कि ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, शारीरिक प्रोसेस है शरीर की। दैट फंक्शनल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल का एक संगठन होता है, सेल्स एंड केमिकल साइन है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जो जाल बनता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर जो मैट्रिक्स बनता है, उससे जो वुंड हीलिंग होती है उसका एक समूह है, उसको बोलते हैं अपन वुंड हीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इट हैव 5 फेज। अब वुंड हीलिंग की क्या होती है, 5 फेज होती है। फर्स्ट होती है ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड का थक्का बनना। फिर आता है इन्फ्लामेटरी फेज, फिर आता है डिस्ट्रक्टिव फेज, फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज, मैचुरेशन फेज। तो ये क्या है, 5 फेज होती है। ठीक है, वुंड हीलिंग की अपन वन बाय वन इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। आफ्टर द अक्रेंस ऑफ ए वुंड ए प्रोसेस ऑफ ए ब्लड स्टार्ट टू फिल इन द डैमेज एरिया विथ प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है कि आफ्टर द अक्रेंस, मतलब डिजीज जो अक्रेंस हो गया, वुंड बन गया, ठीक है, वुंड हो गया, ए प्रोसेस ऑफ ब्लड स्टार्ट, मतलब ब्लड की एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड है वो फिल होना स्टार्ट होता है डैमेज एरिया के अंदर, जहाँ पे वुंड हुआ है, जो एरिया डैमेज हुआ है, सेल्स ब्रेक हुई है, वहाँ पे फ्लूड ब्लड है वो क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। किसके साथ, प्लाज्मा और प्लेट के साथ वहाँ पे बढ़ने लग जाएगा कि अब ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। अपना ब्लड रुक जाता है तो एक ऐसा शाइनी स्किन बन जाती है चमकीली सी, उसको बोलते हैं अपन ब्लड क्लॉटिंग। कि ब्लड क्लॉटिंग सीधा से मतलब ये कि आपका जो ब्लड है वो उस एरिया के अंदर प्लेटलेट और प्लाज्मा के साथ उस जमा एरिया के अंदर जमा हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी फेज। इट्स नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट इंजरी ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इन्फ्लामेटरी फेज क्या होती है, एक नेचुरल प्राकृतिक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, जो कब अक्कर होता है, कोई इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो एक इन्फ्लामेटरी फेज अक्कर होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन और इंजरी के अगेंस्ट में अक्कर होता है। ठीक है, द डायलेशन ऑफ वेसल नियर द वुंड लीड टू ए वेस्कुलर फ्लूइड लीकेज रिजल्टिंग इन एडिमा ऑफ वुंड। मतलब क्या होगा, आपकी जो वेसल है वो डायलेट होगी, किसके नियर में, वुंड है, जो घाव है उसके पास में आपकी वेसल आएगी और डायलेट हो जाएगी, और जिससे जो क्या कॉज करेगी, वेस्कुलर फ्लूइड है वो लीकेज होगा, एडिमा ऑफ वुंड के अंदर स्वेलिंग होगी, फ्लूइड है वो लीकेज होता रहेगा। कि मतलब इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल है वो क्या होगी, आपके वुंड के नियर आ जाएगी और डायलेट होगी, और जो फ्लूइड लीकेज होता रहेगा एडिमा और स्वेलिंग के रूप में। फाइनली ए थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फॉर्म ओवर द वुंड which is laterally absorbed after the 2 second of injury to 3 days। मतलब कि उसके बाद क्या होगा कि वेसल डायलेट होगी, पास आ गई, उसके बाद होगा ए थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म। वहाँ पे एक एपिथेलियल टिश्यू की थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी, जो कि लेटरली बाद में अब्जॉर्ब हो जाती है आफ्टर द 2 सेकेंड ऑफ इंजरी टू 3 डेज। मतलब 2 सेकेंड या 2 मिनट के बाद इंजरी होने के बाद 3 डेज तक वो क्या होती है, वो थिन लेयर है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। किसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने 2 फेज पढ़ी, उसमें क्या था, पहले में क्लॉट बना, सेकेंड के अंदर ब्लड वेसल पास आई, एपिथेलियल लेयर बनी, फिर आता है डिस्ट्रक्टिव फेज। अब डिस्ट्रक्टिव फेज में क्या होता है, इट बिगिन बिफोर द इन्फ्लामेटरी फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 4 डेज। ये क्या होता है, इन्फ्लामेटरी फेज से पहले स्टार्ट होता है और लास्ट फॉर रहता है 4 डेज तक रहती है फेज। ठीक है, द माइक्रोफेज कंटिन्यूस इट्स क्लीनिंग प्रोसेस एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट विच सिंथेसाइज्ड इन द कोलेजन। मतलब द माइक्रोफेज कंटिन्यूस, डिस्ट्रक्टिव फेज में कहते हैं तो माइक्रोफेज सेल्स होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूस क्लीनिंग प्रोसेस, क्लीन होती है, एरिया को क्लीन करती रहती है और स्टिमुलेट करती है फाइब्रोब्लास्ट को, जो सिंथेसाइज्ड होता है कोलेजन फाइबर को, वहां पे अटैच करती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फेज। फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज। इन दिस फेज वुंड इट rebuild with new granulation tissue which have extracellular matrix and develop a new network of the blood vessel। मतलब कि प्रोलेटिव फेज में क्या होता है कि वुंड है वो रीबिल्ड हो जाता है, वापस नया रीबिल्ड हो जाता है, न्यू ग्रेनुलर टिश्यू बन जाते हैं वहाँ पे,
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जाल सा बन जाता है नेटवर्क, और डेवलप नेटवर्क और ब्लड वेसल का नेटवर्क बन जाता है वहां पे, मतलब वापस वो घाव बढ़ने लग जाता है। दिस प्रोसेस नाउन एज एंजियोनेसिस, मतलब कि ब्लड वेसल वापस फॉर्म हो जाएगी, कोलेजन फाइबर उस वुंड के अंदर कलेक्ट होंगे और घाव बढ़ने लग जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फिर द प्रोलिफरेटिव फेज बिगिन विद द न्यू ब्लड वेसल फ्रॉम 324 डेज, मतलब कि जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो स्टार्ट होती है न्यू ब्लड वेसल के साथ फॉर्म बनना, और स्टार्ट होती है 24 डेज तक, 24 दिन तक होती है। नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन फेज। इट अक्कर व्हेन द वुंड क्लोज एंड इट मे टेक हैज मोर देन 1 ईयर, मतलब मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, वुंड है जब वो क्लोज हो जाता है मैच्योरेशन फेज में, पूरा पेक हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये टेक लेता है 1 साल तक, मोर देन 1 ईयर लेता है मैच्योरेशन फेज। फिर आता है फैक्टर दैट इफेक्ट द वुंड हीलिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आता है जनरल हेल्थ, आपकी जो सामान्य हेल्थ है वो। सम डिजीज ऑफ द बॉडी लाइक ए डायबिटीज, एल्कोहलिज्म, मेलिग्नेंसी, अदर क्रोनिक कंडीशन एस्पेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ वुंड हीलिंग, मतलब कि जो सम कोई डिजीज कंडीशन जैसे डायबिटीज हो गया जिसमें वुंड हीलिंग स्लो होती है, एल्कोहलिज्म प्रोसेस है, मेलिग्नेंसी हो रखी है, मतलब कैंसर हो सका है, क्रोनिक कंडीशन है जो क्या सकती है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वुंड हीलिंग की वो अफेक्ट होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है वुंड हीलिंग है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, ठीक है। जब अपन डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर बीपी का पेशेंट, उसमें क्या होता है ब्लड जो क्लोटिंग मैकेनिज्म बहुत स्लो हो जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट है स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ वुंड हीलिंग। स्मोकिंग है वो आल्सो इंक्रीज करती है तो लेवल ऑफ वुंड हीलिंग का लेवल है उसको बढ़ाती है। नेक्स्ट है एज। अब एज में क्या डिफरेंस है? प्रीमेच्योर इन्फेंट एंड जीरियाट्रिक आर स्पेशली प्रोन टू इन्फेक्शन। प्रीमेच्योर जिनका ये 37 वीक से पहले जो बच्चा बोर्न हो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर, और जीरियाट्रिक जो एल्डर ओल्ड एज के पेशेंट है वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं ड्यू टू द इम्यून डेफिशिएंसी, उनमें इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से वीक ब्लड सर्कुलेशन है वो कमज़ोर है, प्रॉपर नहीं हो रहा, ऑक्सीजन डिलीवरी भी और ऑटो डिलीवरी है वीक है, एंड बिकॉज ऑफ द ऑल दिस फैक्टर वुंड हीलिंग स्लो, ये क्या करते हैं वुंड हीलिंग को स्लो करते हैं। दिस एज ग्रुप रिलेटिवली देयर एडल्ट, ठीक है, एडल्ट से जो प्रीमेच्योर होते हैं और जो जीरियाट्रिक एल्डर पर्सन है, बूढ़े पर्सन है ओल्ड एज के, उनमें क्या होती है वुंड हीलिंग स्लो होती है, ठीक है, एडल्ट के अंदर स्लो नहीं होती, फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या होता है? वुंड हीलिंग इज इम्पेयर्ड बाय डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, विटामिन ए डी ई के, मतलब वुंड हीलिंग है वो किसके द्वारा इम्पेयर्ड होती है, अफेक्ट होती है, डेफिशिएंसी होती है जिसमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की, ए डी के से अफेक्ट होती है, तो वो वुंड हीलिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं या कम धीरे करते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्ड लॉस ग्रेटर देन द 40%, इट आल्सो इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर जिसका बॉडी बिल्ड है वो लॉस है तो 40% से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो भी इन्फेक्शन की रिस्क को कॉज करता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्सटेंसिव बर्न एंड मल्टीपल इंजरी विल हैव इंक्रीज द कैलोरी रिक्वायरमेंट। कोई पेशेंट है जिसको एक्सटेंसिव बर्न हुआ है, ठीक है, जला हुआ उसका पार्ट और मल्टीपल ज़्यादा इंजरी हो रखी है एक से ज़्यादा, तो उसमें क्या होती है कैलोरी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये क्या करते हैं वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी आल्सो डिक्रीज द लेवल ऑफ वुंड हीलिंग। अब कोई पर्सन फैटी है, ओबेस है, तो उनमें वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में अपन क्या देखते हैं, वेरियस डिजीज कंडीशन इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द बॉडी। कई प्रकार की डिजीज बीमारियां जो कंडीशन है जो क्या करती है फ्लूइड रिक्वायरमेंट की को इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड जो बैलेंस है बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है उसको बढ़ाती है। कि इन डिजीज के अंदर इसका नॉर्मल सा मीनिंग ये है कि जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है इन डिजीज के अंदर। ए अल्टर्ड स्टेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कॉज द डिक्रीज इन वुंड हीलिंग प्रोसेस। कि अगर कोई अल्टर्ड स्टेट है जिसमें वुंड हीलिंग जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो डाउन है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, डिक्रीज करेगा, वुंड हीलिंग प्रोसेस को स्लो करेगा और डिक्रीज करेगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वुंड हीलिंग ड्रेसिंग। कि तो वुंड ड्रेसिंग के अंदर कौन कौन सी टाइप की ड्रेसिंग अपन काम में लेते हैं और प्रॉपर यूज में लेते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वुंड हीलिंग, मतलब कई प्रकार के अपन वुंड ड्रेसिंग करते हैं। फिर फर्स्ट आता है गॉज ड्रेसिंग। अब गॉज ड्रेसिंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग इन विच वी यूज टू डिफरेंट texture
एंड शेप लाइक ए ट्राइंगल रोल ऑफ वेरियस लेंथ। मतलब गोज ड्रेसिंग क्या होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रेसिंग है जो यूज में ली जाती है, यूज करते हैं। और डिफरेंट टेक्सचर होता है, शेप की होती है, लाइक ट्राइंगुलर त्रिभुजाकार की भी हो सकती है, वेरियस लेंथ की भी हो सकती है, इसको बोलते हैं अपन गोज ड्रेसिंग। फिर आता है नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। दीज आर स्ट्राइल अनमेडिकेटेड ड्रेसिंग। मतलब इसमें क्या होता है, स्ट्राइल ड्रेसिंग होती है, उसमें कोई मेडिसिन अप्लाई नहीं की जाती। अप्लाइड टू फ्रेश वुंड, और वो किस पे अप्लाई होती है, एक फ्रेश वुंड पे, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। मतलब कि नॉन एंटीसेप्टिक होती है, जो स्ट्राइल ड्रेसिंग होती है, जो वुंड पे अप्लाई की जाती है, इसमें कोई भी मेडिकेशन ऐड नहीं होती, सीधे वुंड के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो क्या करते हैं, मॉस्किटो और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। थर्ड आता है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। दीज आर मेड विद सम मेडिकेशन एंड अप्लाइड टू द लिमिट द इन्फेक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। मतलब एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग किसमें की जाती है, दीज आर मेड विद सम, इसमें क्या होती है, कुछ मेडिकेशन ऐड होती है और अप्लाइड की जाती है लिमिट, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, लिमिट करने, कंट्रोल करने के लिए, और जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे इन्फेक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है। फिर आता है वेट ड्रेसिंग। अब वेट ड्रेसिंग में क्या है, वेट ड्रेसिंग आर यूज इन इन्फेक्टेड वुंड टू प्रमोट द ड्रेनेज एंड सॉफ्टन द डिस्चार्ज। मतलब वेट ड्रेसिंग है वो इन्फेक्टेड वुंड के लिए यूज की जाती है, जो प्रमोट करती है ड्रेनेज और सॉफ्टन करती है डिस्चार्ज को, जो हार्ड डिस्चार्ज है उसको सॉफ्ट करती है, वो होती है वेट ड्रेसिंग। फिर आता है प्रेशर ड्रेसिंग। अब प्रेशर ड्रेसिंग क्या होती है, वेयर देयर आर डेंजर ऑफ ब्लीडिंग। प्रेशर ड्रेसिंग किस में यूज करती है, जहां पर ब्लीडिंग के चांस होते हैं, और इन केस ऑफ क्लोज वुंड ए प्रेशर ड्रेसिंग में बी अप्लाइड। मतलब कि प्रेशर ड्रेसिंग या तो कोई कहाँ पे ब्लीडिंग के चांस हो या कोई क्लोज वुंड है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए प्रेशर ड्रेसिंग यूज की जाती है। फिर आता है दिस इज ए थिक स्ट्राइल गोज। ये क्या होता है, एक मोटा स्ट्राइल गोज होता है, एंड सेलुलोज, जिसमें क्या होता है, सेलुलोज अप्लाई किया जाता है, विथ फर्म बैंडेज, पतली फर्म जो सॉफ्ट बैंडेज होती है, बाइंडर एंड इलास्टोप्लास्ट। ठीक है, उसमें यूज में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर ड्रेसिंग। फिर आता है नॉन अधरेंट गोज ड्रेसिंग। दिस टाइप ऑफ गोज हैज नॉन अधरेंट। अब ये क्या होती है, नॉन अधरेंट होती है, सरफेस पे यूज की जाती है, डज नॉट स्टिक द इंसिजन। ये क्या होते हैं, नॉन अधरेंट सरफेस, मतलब जो साफ सुथरा क्लीन एरिया होता है, अधरेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टिक, वो स्टिक है वो चिपकती नहीं इंसिजन। नॉन अधरेंट गोज, इसका मतलब है कि जो आपकी जो इंसिजन लगा गया सर्जरी साइड पे यूज की जाती है, जहाँ पे वो स्टिच लगाए गए टांके, उन पे चिपकती नहीं है, और वुंड बट अलाउ ए ड्रेनेज टू पास थ्रो द सॉफ्टन। मतलब नॉन अधरेंट गोज ड्रेसिंग किसमें यूज की जाती है, ड्रेसिंग साइड, जो सर्जिकल साइड है वहां पे, ताकि वो चिपके नहीं, किससे, स्टिच से चिपके नहीं, इंसिजन से, और वुंड है जो अलाउ करती है पास ड्रेनेज को सॉफ्ट, मतलब जो ड्रेसिंग से ड्रेनेज बाहर निकल सकता है, और वो ये क्या होता है कि ये टांकों के ऊपर चिपकता भी नहीं है ड्रेसिंग। फिर आता है सेल्फ अडेसिव ट्रांसपोर्ट फिल्म ड्रेसिंग। सेल्फ अडेसिव ट्रांसपोर्ट फिल्म ड्रेसिंग, अब ये क्या होती है, सेल्फ अडेसिव ट्रांसपोर्ट फिल्म ड्रेसिंग एक्ट एज ए टेम्पररी सेकेंड स्किन एंड दिस इज आइडियल फॉर सुपरफिशियल वुंड। अब देखो, सेल्फ अडेसिव ट्रांसपोर्ट फिल्म ड्रेसिंग क्या होती है, एक कार्य करती है एज ए टेम्पररी सेकेंड स्किन, मतलब एक टेम्पररी सेकेंड स्किन की तरह कार्य करती है। दिस इज आइडियल फॉर स्मॉल, अगर कोई सुपरफिशियल वुंड हो गया तो उसमें क्या होता है, सेल्फ अडेसिव ट्रांसपोर्ट फिल्म ड्रेसिंग। जैसे अपन ये बैंडेज यूज करते हैं ना, कभी चोट वगैरह हल्के से, तो अपन बैंडेज यूज करते हैं, तो मार्केट में मिलती है वो चिपकने वाली, तो उसको बोलते हैं सेल्फ अडेसिव ट्रांसपोर्ट फिल्म ड्रेसिंग। ये थी आपकी वुंड हीलिंग प्रोसेस और टाइप ऑफ गोज ड्रेसिंग जो अपन यूज करते हैं। ठीक है, वुंड हीलिंग की 5 प्रोसेस, क्लोटिंग होता है, डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लामेटरी फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है। ठीक है, ये 5 फेज थी जो आज अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिटस है, डायबिटीज मेलाइटस है, तो इन पेशेंट में क्या होता है कि वुंड हीलिंग है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। कैंसर है, उन प्रोसेस में वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। तो आपको इसमें, अगर आपको जो है वुंड हीलिंग प्रोसेस में, नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, यही होता है कि आपको उसको कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट के तो मेंटेन करना है रेगुलर सपोर्ट। अगर कोई वुंड एरिया ज़्यादा है तो उसके अंदर आपको प्रेशर अप्लाई करना है, और आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कहीं नेक्रोसिस ना हो जाए।
आपको प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस ना हो। और अपन अलग अलग टाइप से ड्रेसिंग है वो गोज ड्रेसिंग अलग अलग, जैसे नी बैंडेज है, अलग अलग टाइप बैंडेज अपन यूज करते हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से। ये आपको जब ओटी के अंदर वर्क करोगे धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कौन सी ड्रेसिंग कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे ट्रायंगुलर है बैंडेज है, नी पे यूज करते हैं, हेड स्काल के लिए अलग यूज करते हैं। सारी ड्रेसिंग है वो अलग अलग तरीके से अपन यूज करते हैं। और आप एक आपको बता दूं कि आप धीरे धीरे फाइल बना देना स्टार्ट कर देना कि आप धीरे धीरे क्या हो अपनी जो फाइल है उसको मेंटेन करते रहना, प्रैक्टिकल फाइल, जिससे आपको एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें जैसे केयर प्लान वगैरह है आप बना लेना। केयर प्लान है, कोई स्टडी नर्सिंग केस स्टडी है, प्रोसीजर वगैरह है, वो सारे आप मेंटेन कर लेना धीरे 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 धीरे, जिससे क्या हो आपको लास्ट में लोड ना हो। थैंक यू।